हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में और आप जो है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। पूरी डिटेल स्ट्रेटजी इसमें रहेगी कि आपको कैसे क्या रीजनिंग में करना है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या करना है और इंग्लिश में क्या करना है। तो फ्रेंड्स पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या जो है करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बैंकिंग ट्रिक्स 377 को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि सारे स्टूडेंट्स के पास लगभग ये पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ दोनों क्वालिफाई किए हैं और अभी मैं आर्यवर्त बैंक में एज आरआरबी पीओ काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो भी डाल रखी है कि मैंने कैसे तैयारी की थी और जो मेरा एग्ज़ाम निकला और मैंने किस सब्जेक्ट पे जो है कितना ध्यान दिया था और कैसे मैंने अपने वीक सब्जेक्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करके उसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो इस बार एसबीआई पीओ की जो वैकेंसी आई है वो लगभग 2000 वैकेंसीज़ है। लगभग ये इतनी ही वैकेंसी हर साल आती है, 100-150 ऊपर नीचे रहती है। तो ये जो आपका एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है ये थोड़ा सा टफर साइड इसलिए पड़ जाता है क्योंकि इसमें जो एज अ आरआरबी क्लर्क काम कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क में कर रहे हैं, फिर एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स में काम कर रहे हैं, वो सभी लगभग स्टूडेंट्स जो है इस फॉर्म को ही भरते हैं। तो उनका अच्छी खासी उनका लेवल रहता है तैयारी का, तभी उनकी जो जॉब क्वालिफाई हुई है। तो उनकी वजह से भी जो है इस एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम का जो कंपटीशन है वो आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है क्योंकि आईबीपीएस पीओ में लगभग 4000-5000 वैकेंसीज रहती है और यहाँ पे एक सिंगल बैंक है एसबीआई, इसमें जो आपकी 2000 वैकेंसीज मिल रही है। तो इस हिसाब से जो देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो है रिपीटर्स भी रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं और इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के पीछे लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी एक अच्छी स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी। अगर आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी टफ होने वाला है। तो फिर इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो नवंबर में टेंटेटिवली लिखा हुआ है। तो आप मान सकते हैं फर्स्ट वीक आप लेकर के चलिए कि आपका फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो रहा है नवंबर में, तो इसी के हिसाब से आपकी तैयारी रहनी चाहिए कि आपका नवंबर आते आते आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और आपका जो एक अच्छा स्कोर मॉक टेस्ट में आने लगे। तो मैं लास्ट में इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सा आपको मॉक टेस्ट लेना है और आपको जो है कब कब ये मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो फ्रेंड्स हम 1 मंथ की स्ट्रेटजीज में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 मिनट्स, वो 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 मार्क्स का रहता है। और यहाँ पे आपको जो है सेक्शनल टाइमिंग मिलता है 20 मिनट्स के तीनों के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहते हैं और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहते हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और आपको टोटल टाइम मिलेगा 1 आवर, जिसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग रहेगा 20 मिनट्स का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर वो 59.10 थी फॉर जनरल। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं कि हाई कट ऑफ रही है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। जितने भी रिपीटर्स हैं जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और जिनकी जॉब लग चुकी है एज अ क्लर्क, तो वो चाहते हैं कि उनका एसबीआई पीओ में हो जाए, तो वो भी इस एग्ज़ाम को अच्छे से देते हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके। तो इसी वजह से जो इसकी कट ऑफ है थोड़ी हाई साइड रहती है एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस पीओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा वो एट अराउंड आप ले सकते हैं 65+ या फिर एटलीस्ट आपको 60+ तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से है। तो अगर आप 60+ टारगेट लेके चल रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी हमेशा अच्छी रहती है तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि एक्यूरेसी का भी कैसे आप एक्यूरेसी को जो है हायर साइड रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में जो मेनली टॉपिक्स है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। सिलोइज्म, इनइक्वालिटीज़, डायरेक्शन बेस्ड, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स और रैंकिंग ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सिलोइज्म से यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। इनइक्वालिटीज़ में से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्शन बेस्ड के 3 क्वेश्चन का एक रहता है। अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ के भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 से 4 पजल तो आपको देखने को मिलेगी ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका टोटल क्वेश्चन 35 रहते हैं
तो यहाँ से ये सब टॉपिक्स है जिसमें आपको तैयारी करनी है। तो वैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। सिलोइज़म के डेली आपको 2 सेट लगभग 10 क्वेश्चन आपको डेली सोल्व करने हैं। आप ये कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको टेस्ट सीरीज कोई बता देता हूँ। अगर आप टेक्स्ट बुक या फिर अड्डा 247 या फिर आप ओली बोर्ड की भी जो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, इनमें से कोई आप 2 टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, या तो टेक्स्ट बुक और अड्डा 247 ले लीजिए, या फिर अड्डा 247 और ओली बोर्ड ले लीजिए। तो यहाँ से आपको एटलीस्ट जो है आपको 2 टेस्ट सीरीज़ आपको लेके चलनी है। यहाँ से आप सेक्शनल वाइज लगाएंगे और टॉपिक वाइज भी आपको मॉक लगाने हैं। अभी आपको फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाना है, मैं बताऊँगा फुल लेंथ टेस्ट भी कब लगाना है आपको। तो यहाँ पर आपको जैसे सिलोइज़म के आपके क्वेश्चन चाहिए तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। आपने जो भी टेस्ट सीरीज लिया है यहाँ से आप टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस ले सकते हैं। डेली आपको क्विज सोल्व करनी है सिलोइज़म से, एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चन डेली सिलोइज़म के सोल्व करने हैं। इनइक्वालिटीज़ के 10 क्वेश्चन करने हैं। डायरेक्शन बेस्ड के आपको 2 सेट करने हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के आपको 2 सेट लगाने हैं। ब्लड रिलेशन का आपको हमेशा 2 सेट लगाने हैं। और पजल्स आपको लगभग 5 से 6 पजल्स डेली करनी है, और ये भी डिफरेंट टाइप्स के आपकी पजल होनी चाहिए। स्क्वायर बेस्ड कर ली, सर्कुलर बेस्ड कर ली, आपकी इतनी भी रहती है नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग वाली लीनियर जो पजल्स रहती है, सारी आपको डिफरेंट टाइप की जितनी भी पजल्स होती हैं सारी आपको डेली करनी है। मिनिमम आपको 5 पजल्स डेली करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका इतना करने में लगभग आपको 2 घंटे के करीब लग जाएंगे। तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स जो है रीजनिंग को देने हैं। तो फिर इतना करने के बाद आपका जो रीजनिंग का स्कोर है वो एटलीस्ट 25 प्लस आराम से हो जाएगा। फिर आपको 1 वीक में आपका 1 वीक तक आपको ये करना है। फिर सेकंड वीक से आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। जैसे रीजनिंग का आपका अलग हो गया, तो रीजनिंग में आपको पूरा सेक्शनल मॉक लगाना है। और यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि आपको 25 प्लस एटलीस्ट स्कोर होना स्टार्ट हो जाए विद इन टाइम लिमिट ऑफ 20 मिनट्स। तो फ्रेंड्स 25 प्लस अगर आप स्कोर कर लेंगे रीजनिंग में तो एक आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में करना क्या है, जब भी आप मॉक देंगे सबसे पहले आपको सिलोइज़म या फिर इनइक्वालिटीज़ अगर कहीं पे भी आपको दिखेगी तुरंत आपको कर देने हैं। हार्डली आपको यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट लगने हैं। उसके बाद आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कर लेने हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ कर लेनी है, और कोडिंग डिकोडिंग अगर आती है तो ये भी आपको कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आपको जो पजल्स होती है वो आपको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि अगर आप पजल्स को स्टार्टिंग में करते हैं तो होता कि आपकी 2-3 पजल बनी होती है और आपका आधे ज़्यादा टाइम निकल चुका होता है। इससे आपके ऊपर जो है एक्सेस प्रेशर आ जाता है कि आपके काफ़ी क्वेश्चन बच जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी कम टाइम बचा है। इसमें आपका हड़बड़ी में या तो गलत क्वेश्चन हो जाते हैं या फिर आप अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिसलेनियस टॉपिक्स कर लेने हैं पजल्स को छोड़ के, उसके बाद आपको पजल्स पे आना है। हार्डली आपकी 1 से 1.5 से 2 पजल्स भी छूटेगी तब भी आपको 25 प्लस आराम से जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, जो कि एक अच्छा अटैम्प्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स रीजनिंग के बारे में इतना ही। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। तो यहाँ पे भी एस्पिरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, आता उन्हें सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस की कमी की वजह से जो है वो पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं या फिर अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन डेली आपको यहाँ पे भी 2 सेट सॉल्व करने हैं। लगभग 10 क्वेश्चन आपको इसके करने हैं। 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए और 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन आप कर सकते हैं। और यहीं पे मिसिंग सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। सोर्स मैंने आपको बता दिया है, टेक्स्ट बुक अड्डा 247 और ओली बोर्ड। किसी के भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेक्शन टेस्ट ही मिलते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट ही मिलते हैं। वो आपको 1 वीक तक टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं, आपको सेक्शन टेस्ट नहीं लगाना है, ना ही आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आपको डेली 5 क्वेश्चंस करने हैं। डीआई की आपको जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करनी है। एटलीस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो डेली आपको 4 से 5 डीआई सोल्व करनी है डिफरेंट टाइप्स की। और अर्थमेटिक पे आपको अभी क्या करना है, जो मेन टॉपिक्स है वो आपको करने में अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि आपको अर्थमेटिक के कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान देना है। और डाटा सफिशिएंसी भी आपको डेली 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको अर्थमेटिक की प्रैक्टिस नहीं करनी है, 15 से 20 दिन आप उन टॉपिक्स को करेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।
तो फ्रेंड्स अर्थमेटिक में अगर मैं आपको बता दूं तो आपको यही टॉपिक करने हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए अलग से मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा। अभी अर्थमेटिक के लिए आपको टाइम एंड वर्क पे ध्यान देना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, SI CI और प्रोबेबिलिटी को आपको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी टफ बन जाता है। तो आप इसको लास्ट में कर सकते हैं, पहले ये सब आपको पूरा कर लेना है, लास्ट में आपको अगर टाइम बचे तो प्रोबेबिलिटी कर लेनी है। तो फ्रेंड्स 15 से 20 डेज़ में आपका जो है ये हो जाएगा। उसके बाद आपको 20 दिन के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है, जो भी आपका मॉक टेस्ट आएगा सिर्फ उसी से प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए कोई अलग से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर मैं आपको बताऊँ कि कैसे आपका सीक्वेंस रहना चाहिए अटैम्प्ट करने का, तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन अटैम्प्ट करने हैं, फिर मिसिंग सीरीज रॉन्ग नंबर से अटैम्प्ट करनी है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपको DI अटैम्प्ट कर लेनी है, लास्टली आपको जो है अरिथमेटिक के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो भी आपको आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस हिसाब से बात करूं, जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो यहाँ पे आपको टारगेट रखना है कि 22 से 25 आपके एटलीस्ट आने चाहिए। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने हैं, लास्ट टाइम आपको वीडियो के इसमें बताने वाला हूँ। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि एक गेम चेंजर रहता है जिनकी भी इंग्लिश कमज़ोर रहती है उनके लिए, क्योंकि वो मैथ्स और रीजनिंग में तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश में जो है उनके मार्क्स काफ़ी कम रहते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो इसमें टॉपिक जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो कैप के कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में वो इंक्लूड कर देते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन रहता है जिसमें आपके आर्टिकल्स वगैरह भी पूछ लेता है कि कहाँ पे कौन सा यूज़ होना है। तो फ्रेंड्स इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूँ, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है इंग्लिश की। आपको करना क्या है, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, और न्यूज़पेपर में भी आपको डेली आर्टिकल पढ़ने हैं। द हिंदू आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर इंडियन एक्सप्रेस। अगर द हिंदू आपको नहीं मिलता है या फिर आपको महंगा लग रहा है न्यूज़पेपर, तो आप इंडियन एक्सप्रेस से भी पढ़ सकते हैं। तो इसको आप फॉलो करिए, डेली एक आर्टिकल आप 1 से 2 आर्टिकल आप पढ़िए द इंडियन एक्सप्रेस से या फिर द हिंदू से। और आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी आपको वोकैब नहीं आती है उनको एक नोटबुक में आप नोट कर लेना है, और उनको जो है देखते रहना है। दिन में 3 से 4 बार भी आप उनको देखेंगे और एक बार उनको पढ़ जाएंगे तो आपको वो याद होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा आप 15 से 20 दिन करेंगे तो इसके बाद आपकी वोकैब आप देखेंगे कि रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव भी आपका न्यूज़पेपर पढ़ने से यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। क्लोज टेस्ट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे, वोकैब आपका हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, एरर स्पॉटिंग के भी आपके लगभग 70 से 80% यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और जो 20-30% रहती है वो आपकी प्रैक्टिस से चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद डेली आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज मॉक नहीं लगाने हैं, यहाँ पे आपको डेली एक सेक्शनल मॉक लगाना है। यही आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी रहने वाली है। आप यकीन मान लें, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और एक सेक्शनल मॉक डेली लगा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो आपका 15 से 20 दिन बाद ही आपको यहाँ पे 10 के अराउंड स्कोर होने लगेगा। अगर आपका अभी इंग्लिश काफ़ी वीक है और आप 10 भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आप खुद देखेगा आपके 10+ मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें मैं बता देता हूँ, जो टारगेट लेके चलना है आपको इंग्लिश में, जो मॉक टेस्ट देंगे, ये 12 से 15 मार्क्स आपके होना चाहिए एटलीस्ट। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ टारगेट मॉक टेस्ट में, आप 60 के अराउंड अगर आप लेके आ रहे हैं और आपका मॉक का लेवल ठीक ठाक है, तो एक आपका अच्छा स्कोर यहाँ पे माना जाएगा। और आपको एग्ज़ाम में भी लगभग आपको ट्राई करना है कि 60+ आप अटैम्प्ट करके आए और आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी रहे। बाकी एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम का लेवल ईजी आता है तो आपके अटैम्प्ट 70+, 75+ भी जाएंगे, और मान लीजिए एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी टफ हो जाता है तो ये हो सकता है अटैम्प्ट आपके 50 के अराउंड भी रह जाए। तो मोटा मोटी जैसे एवरेज पेपर अभी तक आता है पिछले सालों तक, तो एक 60+ का अटैम्प्ट जो है एक अच्छा अटैम्प्ट रहेगा। तो फिर इसमें मैं बता देता हूँ आपको मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया है ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक और अड्डा 247। यहाँ पे आपको इन तीनों में से कोई भी 2 मॉक ले लेने हैं। और आपको करना क्या है, अभी पहले 10 डेज़ तक आपको सिर्फ सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल भी नहीं, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज आप कह सकते टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं फर्स्ट 10 डेज़ तक, और आप अपनी तैयारी करें। जो भी टॉपिक आपको नहीं आते हैं
आप यूट्यूब पर सर्च करके उनको पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो वहाँ से भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं। और ये सिर्फ आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग के लिए करना है। इंग्लिश में आपको हमेशा जो है डेली एक सेक्शन टेस्ट हमेशा लगाना है। और इसके बाद आपको करना क्या है, आफ्टर 10 डेज़ आपको तीनों सब्जेक्ट के मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। तो यहाँ पे आपके 20 डेज़ ख़त्म हो चुके होंगे। इसके बाद आपको लास्ट के जो 10 डेज़ बच जाएंगे अक्टूबर के, यहाँ पर आपको डेली एक आपको फुल लेंथ का मॉक देना है 1 आवर का, और आपको फिर उसको एनालाइज करना है। 1 घंटा आप टेस्ट में दोगे, कम से कम इसको 1.5 से 2 घंटा आपको एनालाइज में लग जाएगा, क्योंकि जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं या फिर आपसे हुए नहीं है तो उनको आपको देखना है, और अगर जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसको आपको यूट्यूब से सीखना भी है कि आपको कैसे जो है आप उसको टॉपिक को कर सकते हैं कवर। तो फिर इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि आपका जो 20 डेज़ के बाद आपका स्कोर जो रहना चाहिए मॉक टेस्ट में, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है कि यहाँ पे 60 प्लस का स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि आपका स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, आपको पहले क्या अटैम्प्ट करना चाहिए मॉक टेस्ट में। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी रीजनिंग पहले खुलती है तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक ऐसे होने चाहिए जिनको आप पहले कर लेंगे और कितना टाइम आपको उनमें देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है कि आपको कैसे जो है तैयारी करनी है। तो ये टॉपिक्स आपको कर लेने हैं, आपका डेफिनेटली ये स्कोर यहाँ पे 60 प्लस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।